स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को और ख़ासकर मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग गायब हो गया है, वो उस क्लब से गायब है और सब परेशान हैं। अब आगे एक बड़ा सा मेंशन, एक आलीशान सा मेंशन, जहाँ के एक डाइनिंग रूम में जहाँ पे महंगे महंगे लग्जूरियस से वो चीज़ें रखी हुई हैं। एक है बड़ा सा ब्यूटीफुल सा एल शेप सोफ़ा रखा हुआ है। उसी सोफे पे बेहोश पड़ा है वीर विशान, जिसके हाथ उसके पीछे की तरफ बांधे हुए हैं और मुंह पे एक ब्लैक कलर के कपड़े से उसका मुंह बांधा हुआ है। यह अभी जब धीरे धीरे आँख खोल के आसपास के एरिया को देखता है तो अचानक से शॉक हो जाता है। इतना ब्यूटीफुल मेंशन ज़रूर वो किसी बड़े 5 स्टार होटल के बेडरूम में है या फिर एक बड़े से महंगे से मेंशन में है। उसे थोड़ा प्रोसेस लगता है ये चीज़ रियलाइज़ करने में, लेकिन जैसे ही उसे पता चल जाता है कि वो एक किसी के घर पे है तो घबरा के इधर उधर देखता है। वो महसूस करता है कि उसके हाथ और पैर पीछे एक बड़े से मतलब टेप से बांधे गए हैं। वहीं उसके फेस पे भी एक ब्लैक कलर के क्लोथ से उसका मुंह बांधा हुआ है। इतना ही नहीं, उसकी बॉडी के ऊपर से वो कपड़े भी नहीं हैं जो कपड़े उसने पहने हुए थे। इस समय उसने एक कैजुअल से सिंपल सी एक मतलब लाइट ब्लू कलर की शर्ट और एक लूज सी जीन्स डाली हुई है। विंग ये देख के बहुत घबरा जाता है कि किसने उसके कपड़े चेंज किए। इतना ही नहीं, ऐसे बंधे हुए इस सिचुएशन में भी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसे लास्ट टाइम की बात याद है जब वो एक क्लब में था। वो घबरा के अपने आप को हिला के उठना मतलब एक तरीके से हिला के अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है और जिसके कारण वो धड़ाम से उस सोफे से नीचे गिर जाता है। अचानक से इस गिरने की आवाज़ से एक पर्सन उस डाइनिंग रूम में एंटर करता है और दौड़ के विंग के पास आता है और बड़े प्यार से उसे सीधा बैठाने लगता है और बोलता है, ओहो डॉक्टर विभूषण, आप भी क्या करते हैं? दिखाइए, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? वो पर्सन बड़े प्यार से विंग के चेहरे को टच करते हुए विंग के फेस को देखता है और बोलता है, थैंक गॉड आप बिल्कुल ठीक हैं और खासकर आपका ये चेहरा बिल्कुल ठीक है। कितने ब्यूटीफुल हैं आप। सचमुच में आपको एक बार में देख के मेरे अंदर से इतनी सारी फीलिंग्स आ गई थी। आप जैसा इतना ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव डॉक्टर मैंने पहली बार देखा है। मान गए आपको। अचानक से विंग बहुत शॉक हो जाता है। क्या ये पर्सन विंग के बारे में जानता है? इसे पता है विंग डॉक्टर है, लेकिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो इसको लगना चाहिए था कि विंग एक मेल स्कॉट है। विंग डरते हुए घबराते हुए इस पर्सन को देख रहा है। उसकी आंखों में बहुत डर है। वहीं सामने वाला पर्सन विंग की आंखों में ये डर देख के चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल लेते हुए बोलता है, अरे आप घबरा क्यों रहे हैं डॉक्टर? ओह, आप मेरे बारे में जानते नहीं ना? सॉरी, मैं आपको अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन दे नहीं पाया। हेलो, मेरा नाम वांशु है। मैं एक बहुत फेमस बिजनेसमैन हूँ। बहुत सारे बिजनेस हैं मेरे और उनमें से एक है बहुत ज़्यादा सफाई करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे शहर के लिए गंदगी हैं, बीमारी हैं और मेरा काम है उनकी सफाई करना। आजकल मैं यही काम कर रहा था जब आप मुझसे टकरा गए। वैसे आप उन जैसे नहीं हैं, इसलिए अभी तक आप बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हैं। मैंने आपके क्लीनिंग का काम स्टार्ट ही नहीं करा। अचानक से विंग ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पर्सन ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और सामने एक मतलब रखे हुए कपड़े को लेकर आके मतलब एक वेट टिश्यू क्लोथ को लाके विभूषण के चेहरे को साफ करने लगता है और बोलता है, लेकिन आपका फेस थोड़ा सा गंदा हो गया। ये गंदा सा मेकअप आपने क्यों लगाया हुआ है? आपको पता है आप तो पहले से ही इतने ब्यूटीफुल है। ये चीप सा घटिया सा मेकअप किसने बोला आपको लगाने के लिए? ये बोल के वो पर्सन उस वेट क्लोथ पे शायद जिस पे मेकअप रिमूवर है उस चीज़ से विंग के फेस को क्लीन करने लगता है। और जैसे ही वो विंग के लिप्स मतलब एक तरह से आंखें साफ करने के बाद विंग के फेस लिप्स के पास आता है तो उसके अंदर वो कपड़ा बंधा हुआ देख के एकदम से बोलता है, वैसे अब मैं आपका कपड़ा खोलूँगा पर आप चिल्लाइएगा मत। वैसे आप चिल्लाएंगे भी तो क्या फ़ायदा? दूर दूर तक आपके मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। पर आप घबराइए मत, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता। मैं आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आप अनकंफर्टेबल हो। बस आप मेरी हेल्प कीजिए। इस बात से विंग उस पर्सन की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है और वो पर्सन बड़े आराम से विंग के चेहरे से वो कपड़ा हटाता है जिससे विंग घबरा के बोलता,
मदद। जिसे विंग की आवाज़ में ये डर देख के वो पर्सन और ज़्यादा खुश होता है, यानी वैंशु, और स्माइल करते होता है। हाँ, आप एक डॉक्टर है ना, आपको किस तरीके से बॉडी के पार्ट्स काटते हैं वो सब आप पता होगा। मुझे वो नहीं आता, लेकिन मैं वो सीखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं अगली बार किसी की सफाई करूँ तो उनके ऑर्गन को भी एक सही जगह डोनेट कर सकूँ। अविंग बहुत घबरा जाता है। अब तक जितने भी उसे लोग मिले थे उनके साथ पूरी तरह से टॉर्चर तो हुआ था, लेकिन किसी के भी ऑर्गन गायब नहीं हुए थे। लेकिन अब ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग के भी बारे में सोच रहा है। ये सुन के विंग डरते हुए थे। तो क्यों क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अब विंग के मुँह से ये क्वेश्चन पूछ के वो पर्सन अपनी जगह से खड़ा होकर जोर जोर से हंसता है, बोलता है वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे आप और मैं साथ में काम करेंगे तो आपको मेरे बारे में सब पता होना चाहिए। पहली चीज़, आप मेरे साथ काम करेंगे, उसके लिए आपको अग्री होना पड़ेगा। आपको अच्छे से पता है अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपने मुझे मना किया तो मैं अभी आपके साथ वो सब करूँगा जो मैं पहले कर चुका हूँ। आपको तो पता है ना, रिपोर्ट तो आपने ही बनाई थी, याद नहीं है आपको? अचानक से विंग डरते हुए घबराते हुए वह अंशु की तरफ देख रहा है। अब अंशु को देख अब विंग के चेहरे पे ये डर देख के थोड़ा बारे से स्माइल करता है और बोलता है आपके बारे में मुझे सब कुछ पता है। और आपको पता है ये सब मुझे किसने बताया? आपके स्पेशल एक फ्रेंड ने, जो चाहता था कि मैं आपको मार दूं, पर मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो किसी के ऑर्डर फॉलो करूँ। मैं आपको भी यूज़ करूँगा, आपके इतने टैलेंटेड हाथों को ऐसे ही थोड़ी वेस्ट करूँगा। आप इतने स्पेशल डॉक्टर हैं, आपके टैलेंट को तो मेरे लिए ही जैसे भगवान ने बनाया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगा। पहले आप अग्री कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगे। विंग अच्छे से जानता है अभी उसने कुछ भी ऐसा किया जो कि इस पर्सन की चॉइस के अगेंस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। विंग समझ चुका है कि कोई तो है जो एक तरह से पुलिस टीम से इस पर्सन के साथ मिला हुआ है। तभी कहीं ना कहीं विंग के बारे में इस पर्सन को सब कुछ पता है, इसलिए विंग ना चाहते हुए भी अग्री कर। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब मुझे बताओ वंशु, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? अब वंशु स्माइल करते हुए वहाँ एकदम से वांग विंग के बिल्कुल पास बैठ जाता है और अपने कंधे मतलब विंग के कंधे पे हाथ रख लेता है, जिसे विंग पहले तो घबरा जाता है लेकिन रिलैक्स होने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता वंशु कहीं से भी विंग के अंदर की इस अनईजीनेस को पहचान सके, और बाद में वो ये भी चाहता है कि वेंजू अपना सच बताए, वो क्यों ये सब कर रहा है। विंग भी जानना चाहता है, इसलिए विंग चुपचाप से वेंशु की बातें सुनने लगता है। अब वेंशु बोलना शुरू करता है, अब तुम्हें पता है ये सब लोग जिन्हें मैंने मारा है वो इसी लायक थे। अच्छी खासी हैप्पी फैमिलीज को वो बर्बाद करते थे। तुम्हें पता है एक ऐसा ही इंसान है जो इसने मेरी मदर की मर्डर किया है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे फादर का वो सो कॉल्ड असिस्टेंट है, जो हमेशा मेरे फादर के साथ चिपका रहता था। मैंने सबसे पहला मर्डर उसी का किया था, जिसके बारे में मेरे फादर ने भी कभी किसी को पता ही नहीं करने दिया। कितनी हैरानी की बात है ना, एक टाइम पे उसके कारण उस मेरी मदर को मेरे फादर हमेशा इग्नोर करते थे। मेरी मदर अपनी आंखों के सामने मेरे फादर को उस वेंजुलियो के साथ इन्वॉल्व होते हुए देखती थी, जब वो दोनों बेड पे होते थे। और मेरी मदर घुट घुट के मर गई। वो किसी को बता भी नहीं सकी। कैसे बताती वो कि उसके हस्बैंड के एक और मेल के साथ अफेयर है? पर मेरे फादर कभी अपनी घटियापन हरकतों से बाज नहीं है। मैंने ये वंशु को मार दिया। मुझे लगा था मेरी फैमिली पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी, मेरी मदर हैप्पी हो जाएगी, लेकिन फिर क्या, मेरे फादर ने उन मेल स्कॉट्स को घर पे बुलाना शुरू कर दिया। मेरी मदर मर गई इन सब की वजह से, और मैं अब इन सबको मार दूंगा। जो भी इस तरीके से दूसरों की फैमिली को तोड़ेंगे मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा। विंग ये सुन के बहुत शॉक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से वेंसू के साथ गलत तो हुआ, उसने अपने फादर को इस तरीके से किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हुए देखा होगा, अपनी मदर को मरते हुए देखा होगा, लेकिन उसकी सज़ा वो इस तरीके से निर्दोषों को क्यों दे रहा है? हर कोई ऐसा तो नहीं होता, और उस गलती उसके फादर की है। वो ही है जो एक वाइफ के होने के बावजूद इस तरह से हर दूसरी जगह इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो मेल्स में इंटरेस्टेड भी है तो उन्हें अपनी वाइफ को छोड़ के अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। विंग यही सोच रहा है। इस तरीके से वह कुछ दूसरों को मारना ये कहाँ की बात थी? वंशु की बातों से विंग समझ चुका है कि पूरी की पूरी फैमिली सिख है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता। वो कैसे बोले या क्या करे? वो
आप शांति से, अब वहाँ पे बैठा हुआ है, वैंशु को उसकी बात कंप्लीट होने दे के लिए। अब वो पर्सन यानी वैंशु अब बोलना शुरू करता है। तुम चिंता मत करो, हम एक एक करके इन सारे लोगों को, इन गंदगी को साफ कर देंगे। हम एक एक करके सब लोगों को पहले वो किडनैप करेंगे, फिर उन्हें टॉर्चर करेंगे। जैसे मैं टॉर्चर हुआ, मेरी मदर टॉर्चर हुई, वैसे ही मैं उन लोगों को टॉर्चर करता हूँ। जब वो चीखते हैं ना, रोते हैं, चिल्लाते हैं, मुझे खुशी मिलती है। मेरी मदर को ऐसे ही रोते चीखते चिल्लाते मैंने देखा है, और अब मैं उन लोगों को जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मदर कितनी खुश होंगी। इस बात को बोल के वैंशु जैसे अपने आप में कितना प्राउड हो, ऐसे अपने मतलब आप चेस्ट पे हाथ मारता है, जिससे विंग को उससे बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फीलिंग आती है। लेकिन वो अभी शांत है, वो जानता है कि उसके कुछ भी कहने से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये घटिया इंसान अपनी हरकतों से बाज तो आएगा नहीं, इसलिए वो शांति से वही से बोलने देता है। वैंशु कई घंटों तक कैसे उसने बहादुरी का काम किया, कैसे वो सब कुछ प्लान किया, कैसे उसने इस मेंशन के अंडर ग्राउंड बेसमेंट में सारी चीज़ें रेडी कर रखी है, उन चीज़ों के बारे में बताता है। वही नहीं, अब जब ये सब सुन रहा है तो उसके अंदर डर बढ़ रहा है। वो मन में विश कर रहा है कि किसी तरीके से आज वो सेफ हो जाए, कहीं ना कहीं उसका डॉक्टर होना, या कहीं ना कहीं लान कुरैन ने उसकी ही मदद कर दी। ऑब्वियसली वैंशु को विंग के बारे में लान कुरैन ने ही बताया था, लेकिन लान कुरैन को लगा था कि वैंशु विंग को मार देगा, लेकिन उल्टा वो विंग को यूज़ करके अपने ही फायदे के लिए सोचेगा। वो चीज़ लान कुरैन को आइडिया नहीं था। वहीं कहीं ना कहीं आज लान कुरैन की बेवकूफ़ी कह दो या विंग को मारने की हड़बड़ी कह दो कि उसकी वजह से विंग सेफ है, क्योंकि अभी तक वैंशु ने जैसे वो अपने बाकी लोगों के साथ टॉर्चर करता है, उनको मारता है, पीटता है, विंग के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। बस विंग के हाथ पैर बांधे हुए, जहाँ विंग सोफे के उस कॉर्नर पे आराम से बैठ के वैंशु की ये बकवास, ये पागलपन, ये जुनून को देख के मन में घबराहट हो रहा है, लेकिन वो भी बिल्कुल शांत है। और अब वो अपना दिमाग दौड़ाता है। अब बोलता है तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलके ये काम सेलेक्ट करें कि अगला पर्सन कौन होगा। अब वैंशु अचानक से एक्साइटमेंट में जैसे उसे एक पार्टनर मिल गया हो, खुशी से ताली बजा के विंग के आगे घुटनों के बल बैठ जाता है। बोलता है मतलब तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, देखो ना, तुम सिर्फ इंसान को बाहर से ऑब्जर्व करके उन्हें उठा के ले आते हो, पर मैं उनको देखकर बता सकता हूँ कौन हेल्दी है, किसकी किडनी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तुम तो एक अच्छे इंसान हो ना, तुम तो गरीब और बेचारा लोगों को जिन्हें इस तरह से ऑर्गन्स की ज़रूरत है, उनकी हेल्प करने के बारे में ही तो सोच रहे हो। तो क्यों ना ये काम मिलके करें। तुम इतना अच्छा काम सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर दूंगा। मैं भी चाहता हूँ बहुत सारे पेशेंट्स जिनके पास कोई ऑर्गन ना होने की वजह से या ऑर्गन डोनर ना होने की वजह से वो बेचारे कितना सफ़र करते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हमें किस तरीके के लोगों को ढूंढना चाहिए। हम उनकी हाइट, वेट, लुक, यहाँ तक कि वो हेल्दी हैं या नहीं है, कौन ड्रिंक करता है नहीं करता, ये सब मैं तुम्हें देखकर एक बार में बता सकता हूँ। अचानक से वैंशु को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई दोस्त मिल गया हो। कहीं ना कहीं विंग की स्वीट बातें, विंग के स्वीट फेस और वो स्माइल वैसे भी लोगों को एक बार में मेल्ट कर ही देती है। वैंशु भी विंग की इस स्वीट स्माइल में थोड़ा सा खुश हो जाता है और देखते हुए बोलता है ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, एक काम करते हैं, तुम जल्दी से मेरे हाथ पैर खोलो, तुम और मैं अभी के अभी इन आसपास के क्लब्स में चलते हैं, देखते हैं क्या पता हमें आज ही कोई शिकार मिल जाए, आज ही हम उस पर्सन को लेके आएंगे। और हाँ, मैं तुम्हें इसके अलावा और भी हेल्प कर सकता हूँ। मैं उस हॉस्पिटल को भी जानता हूँ जहाँ इन इस तरह के डोनर्स की ज़रूरत है, जहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। वैंशु बेवकूफ़ नहीं है, इसलिए वो हंसते हुए बोलता है हाँ, ताकि तुम्हें बाहर निकालूं और वो लोग मुझे पकड़ लें। तुम्हें क्या लग रहा है मैं बात तुम्हें मान जाऊंगा? अचानक से वैंशु ये बोल के अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल देता है और बोलता है मैं तुम्हें किसी और से कोई कनेक्शन नहीं करने दूंगा। तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे बताओगे कि कौन सही है और मेरे साथ ही वापस आ जाओगे। मैं कोई भी किसी भी इंसान को तुमसे अब बात नहीं करने दूंगा। ये चीज़ याद रखना विभूषण, कोई धोखा किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इस बात पे विंग को मन में थोड़ी सी तसल्ली होती है कि कम से कम वो अगर विंग के वांगजी मतलब एक तरीके से इस समय वैंशु के साथ यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो वांगजी को कोई तो इंडिकेशन दे देगा। इस मेंशन से निकलना ज़रूरी है, उसका हाथ पैर खोलना ज़रूरी है। इसलिए वो वैंशु से घबराते हुए डरते बोलते हैं ठीक है। इस बात पे वैंशु जो शायद किसी को मारने के लिए पागल ही हुआ पड़ा है और इतने टाइम से उसने किसी को टॉर्चर नहीं किया, बहुत ज़्यादा अंदर से पागलपन है, ये सीरियल किलर की पागलपन ही होता है, जैसे कि एक रूटीन हो गया हो। अब उसे किसी को मारना है
अब उसे किसी के साथ वो सब करना है जो वो पहले लोगों के साथ कर चुका है। यही सोच के वो जल्दी से विंग के हाथ और पैर खोलने लगता है, जिसे विंग थोड़ा सा खुश होता है। लेकिन इससे पहले विंग कुछ और रिएक्ट करता है। वेंशु अब विंग के हाथ में एक दूसरे टाइप की हथकड़ी लगा देता है, जिसे विंग बड़ी शॉकिंगली वेंशु की तरफ देखता है और बोलता है, तुम ये क्या लगता है मैं तुम्हें एकदम से इतना फ्री कर दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ये हथकड़ी पहने रखोगे जब तक तुम यहाँ रहोगे। इस हथकड़ी को अपने हाथ से नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ, जब तुम उनके ऑर्गन्स उनकी बॉडी से निकालोगे ना, जिन्हें हम लोग अब पकड़ के लाएंगे, तब मैं ये हथकड़ी खोल दूंगा। डेंशु बड़े उससे जैसे वो विंग को अपना दोस्त मान रहा हो इतने प्यार से बोलता है। वहीं विंग को इस पर्सन से किसी भी हालत से सेफ होने के बारे में सोचता है। इसे वो चुपचाप से हंस के अपनी चेहरे पे अपनी प्यारी से स्माइल रखते हुए ठीक है बोल के अग्री हो जाता है। अब वेंशु और विंग उस पेंशन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और वेंशु अपनी गाड़ी में विंग को जबरदस्ती बैठाता है। वहीं विंग अभी तो शांति से बैठ जाता है। जब गाड़ी चलना शुरू होती है तो विंग को नोटिस होता है कि दूर दूर तक ये यहाँ कोई इंसान का पत्ता नहीं है, नहीं आसपास में कोई जगह है। बड़े बड़े से खेत हैं दोनों साइड पे जहाँ पे ये रोड चल रही है। अब विंग को घबराहट होती है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वेंशु का दिमाग पलट जाए या कुछ हो जाए। इससे विंग अब वेंशु की तरफ देखता है और गाड़ी की तरफ देखता है। विंग को लगता है कि कुछ भी करके उसे अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए विंग एकदम से वेंशु के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वेंशु की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। वेंशु भी कोई कमज़ोर इंसान तो है नहीं। वो जब इस गाड़ी में बैठा था उसके बाद भी वो एक छोटा सा हैमर अपने साथ लेके बैठा था। वो उस हैमर से विंग के ऊपर अटैक भी करता है, जिसके कारण विंग के कंधे में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। लेकिन विंग आज हार नहीं मानता है। वो अब उसी हथकड़ी से वेंशु का गला पकड़ने की कोशिश करता है। अब वेंशु उस हैमर से विंग के हाथ पे और इधर उधर चलाने लगता है, जिसके कारण उसके कंधे पे उसकी नी पे और काफ़ी चोट भी लग जाती है। लेकिन गाड़ी पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाती है और एकदम से वो पलट जाती है, जिसके कारण गाड़ी उल्टी हो गई है। और अब गाड़ी से वेंशु और विंग बेहोश पड़े हैं। अब विंग बहुत मुश्किल से उस गाड़ी से बाहर निकलता है और सोचता है कि हिम्मत करके उसे यहाँ से भागना पड़ेगा, कुछ भी करके उसे यहाँ से दौड़ना पड़ेगा। वो इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकता। अभी तो वो विंग को अपना दोस्त माना है, पर क्या पता कुछ सेकंड में वो विंग को अपना मतलब दोस्त की जगह दुश्मन मान के उसके साथ वो सब ना करने लगे। विंग को पता है कि इस टाइप के लोग साइकोपैथ जो होते हैं उनके दिमाग का कुछ पता नहीं, उन्हें एक सेकंड में एक दुश्मन को दोस्त बनाने में टाइम नहीं लगता और विंग रिस्क नहीं ले सकता। किसी तरीके से उसे चांस मिला है एक बार लाइफ सेव करने का। वो यही सोच के रोड पे जोर जोर से दौड़ने लगता है। वहीं वेंशु भी अब होश में आ जाता है और अब वो गुस्से में वही हथौड़ी लेके विंग के पीछे दौड़ रहा है। विंग कोशिश कर रहा है कि बस वो अपनी लाइफ को एक बार सेव कर ले। वो अपने लंजा को मिलना चाहता है, अपने लंजा को गले लगाना चाहता है, अपने लंजा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, अपने आयन को पास जाना चाहता था, अपने आयन के वो प्यार करना चाहता था, अपनी लिटिल रेडिश के साथ अपने लंजा के साथ एक फैमिली बनाना चाहता था जो उसे फैमिली नहीं मिली, अपनी फैमिली। वो यही सोच के आज पूरी जान लगा के दौड़ रहा है। विंग की हाथ पे हथकड़ी हैं, अब कंधे से और उसके पूरी मतलब नी से, और उसमें बहुत पेन भी है और खून भी निकल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली उसे हथौड़ों से पीटा है तो उसके हाथ में दर्द तो होगा ही, कंधे में दर्द तो है। लेकिन उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो बस दौड़ रहा है अपनी लास्ट होप के लिए, अपनी सांसों के लिए, कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने के लिए। विंग जब दौड़ रहा था तभी उसके चेहरे पे एक लाइट पड़ती है, एक कार की लाइट। और जैसे ही विंग उस कार की तरफ देखता है, उस कार के गेट को खोले हुए पर्सन को देखता है, तो विंग वहीं घुटनों पर बैठ के एकदम से ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है, क्योंकि पर्सन कोई और नहीं बल्कि उसका लंजा है, जिसे वो देखना चाहता था, जिसे वो एक बार होप कर रहा था कि वो उसे मिले। वहीं वांग जी जब सामने तो गाड़ी तेज ड्राइव कर रहा था तो दूर से उसने विंग को दौड़ते हुए देख लिया था। दूर से ही उस अपनी कार की लाइट में उसे विंग को ऐसे भागते हुए देखा तो वो भी तुरंत अपनी गाड़ी को रोके गाड़ी से बाहर विंग की तरफ दौड़ पड़ता है। ऑब्वियसली वांग जी के पास उसकी गन है तो वांग जी से मतलब वेंशु से तो ज़्यादा ही स्ट्रांग है। वो दौड़ के विंग को गले लगा लेता है। नहीं, विंग ऑलमोस्ट बेहोशी वाली हालत में, ऑब्वियसली उसे हथौड़ों से पिटाई पड़ी है, पता नहीं कितनी टाइम से वो बेहोश था, कौन सी उसे ड्रग्स दी है उसे कोई आइडिया नहीं है, पर अब वो बहुत सेफ फील कर रहा है। उसके अंदर बहुत कामनेस से आ जाती है।
अपनी लंजा की इस वार्मनेस में, इस हक में उसे ऐसा लगता है कि अब वो सेफ है, इसलिए वो आंख बंद करके वहीं गिर जाता है। वहीं वेंचू दौड़ से जो आ रहा था वो इस तरीके से वहाँ वांगजी जी को देख के गुस्से में, जो ऑलमोस्ट पागल है, वो वैसी हथौड़ा लेके वांगजी की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वो वांगजी या विंग को कुछ कर पाता, पीछे से एक गन आती है जो सीधा गन शॉट की आवाज़ आती है, जिससे वो हथौड़ा उससे दूर जाके गिरता है। ये वांगजी ही था, वांजी के गोदी में था विंग, लेकिन उसे हो बिल्कुल ध्यान था कि पीछे कौन आ रहा है, इसलिए वो तुरंत अपनी गन से वांशु के हाथ पे अटैक कर देता है और गुस्से में विंग को वहीं पे लिटा के दौड़ते हुए वेंशु के पास जाता है। उसी हथौड़े से उठा के वेंशु को पीटना शुरू कर देता है। वो वेंशु को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वेंशु बिल्कुल मर जाता है। जिस तरीके से वेंशु एक टाइम पे इसी हथौड़े से लोगों को पीटता था, उनकी हड्डियों को तोड़ता था, आज वांग जी वही हालत कर रहा है। वो खुद हाथ पैर भी यूज़ कर रहा है और वो एक एक करके वेंजू की एक एक उंगली, पैर, हथौड़ा जहाँ उसका बंस कर रहा है वहीं कर रहा है। वो जानबूझ के वेंशु को तब तक पीट रहा है जब तक वेंशु की जान न निकल जाए। वो उसे गोली से मार सकता था, लेकिन वो पेन वेंशु को फील करवाना चाहता था जब वेंशु लोगों के साथ ये सब करता है। वहीं थोड़े टाइम में पुलिस ऑफिसर्स और वो सब टीम जो वेंशु के उस लोकेशन की तरफ जा रहे थे, वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन नी मिंजो किसी को भी कुछ करने से रोक देते, जैसे नी मिंजो चाहते थे कि वांग जी अपने अंदर के इस गुस्से को मारता रहे। जब बिल्कुल वेंशु मरने की हालत में हो जाते हैं तो नी मिंजो इशारे में अब सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन को वांग जी को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं एक टीम के जो मतलब आई थी नी मिंजो के अलावा, वो वेंशु के उस लोकेशन पे पहुंच जाती है सबूत इकट्ठा करने। अब सॉन्गलैंड वांग जी को रोकता है और बोलता है, रुक जाइए ऑफिसर, पहले हमें भी वुशान को देखना चाहिए। देखिए वो बेहोश है, इसे हम बाद में देखेंगे, अब मर चुका है यही कह के अब सॉन्गलैंड वही वांग जी को होश में लाता है। वही वांग जी भी सॉन्गलैंड की बात सुन के तुरंत उस वेंशु को छोड़ के अब विंग की तरफ दौड़ता है। विंग को गोदी में उठा के मतलब राउंड शिचैन के साथ और बाकी टीम के साथ हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है। विंग के लिए यहाँ से हॉस्पिटल तक के सफ़र में वांग जी बार बार विंग के फेस को, उसके माथे को, कभी उसके हाथों को किस किया जा रहा है। वहाँ हथकड़ियाँ इनके हाथ से खोल दी गई थी। अब ऑब्वियसली उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उनके पास हर तरह की हथकड़ी खोलने का ट्रिक होती है, तो वो हथकड़ी उन्होंने खोल दी थी। और विंग के और चोटों को, विंग के इस डरे हुए फेस को, इस पील फेस को देख के वांग जी अब मन में बहुत अपसेट हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि उसका विंग सेफ है। उसने अपने विंग को सेफ कर लिया। वहीं जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो जनचा को भी इन्फॉर्म किया जाता है, जो कि शिचैन ने कर दिया था। वही जनचा और जियांग्स फैमिली भी विंग के पास पहुंचती है। वहीं अब ये बात अब न्यूज़ में भी आ गई है, जिससे लान शिचैन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहीं वांग जी और वहीं विंग के पास बैठा हुआ है डॉक्टर्स विंग को ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बार बार वांग जी को वहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वांग जी किसी की बात नहीं सुन रहा, जैसे वो अब एक सेकंड भी विंग को अपने से दूर नहीं करना चाहता। ये टाइम जो उसने विंग से बिना बिताया, जब तक विंग यहाँ नहीं था, जब से वो होश में आया, एक एक सेकंड वांग जी के लिए इतनी पेनफुल थी। अपने विंग से ये समय जो वो दूर था, ये इतना ज़्यादा दर्द वाला था कि शायद वांग जी उन्हें वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। कैसे कैसे बताए वो कितना डर गया था कि उसके विंग को कहीं उसने टच ना किया हो, कहीं उसके विंग ने ये टॉर्चर ना सा हो। अभी भी उसके विंग की बॉडी पे ये मार्क, ये चोट देख के वांग जी बहुत डरा हुआ है। पर लकीली क्योंकि विंग हिल रहा था, दौड़ रहा था, तो उसके घाव तो काफ़ी गहरे हैं पर सारी बोन्स सेफ हैं। हाँ, हल्की सी नी के पास की बोन में चोट आई है, लेकिन लकीली वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। ऑब्वियसली क्योंकि विंग ने उसके गर्दन को चोक करा हुआ था, तो ज़्यादा फोर्स से वो चला नहीं पा रहा था हथौड़ा, इसलिए विंग सेफ हो गया। वरना शायद विंग अब लाइफ टाइम तक अपनी मेडिकल फील्ड भी छोड़ सकता था, क्योंकि डॉक्टर के लिए उसके हाथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके हाथों में लगी हुई चोट उसका करियर बर्बाद कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं विंग ने अब बहादुरी दिखाई उस चीज़ से। वहाँ पे सब लोग विंग की तारीफ भी कर रहे हैं। जनचा खुद न्यूज़ रिपोर्ट करता है और बताता है किस तरीके से एक डॉक्टर डॉक्टर वी वुशियान कैसे पुलिस टीम के साथ जुड़ के उस सीरियल किलर को पकड़ा है। आज का बहुत सारे लोग विंग की गुडविल और वेल विशिंग के लिए विश भी कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो विंग की तारीफें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ
आज यांग्स फैमिली भी है जो विंग की इसी मतलब जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो रहा है उस रूम के बाहर विंग के होश में आने का वेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम यानली का है। यानली को जंचा ने बताया था विंग शंघाई आ गया है, लेकिन उसके बाद क्योंकि यानली अभी शंघाई में नहीं रहती है, वो मतलब चाइना के बाहर रहती है, तो वो आ नहीं पाई थी। लेकिन अब वो यहाँ आ गई थी। वैसे भी वो आने ही वाली थी, लेकिन ये था कि अब एकदम से चंचा के बेबी के कारण आज ही वो आ गई। आज वी की इंतज़ार उसकी सीजे कर रही है, उसका भाई कर रहा है, वो छोटी सी बेबी कर रही है जिसका नाम चंचा ने और वेंचिंग ने सोचा था विंग ही रखेगा। वहीं विंग का इंतज़ार उसका छोटा आयुन भी कर रहा है। जब विंग का नाम न्यूज़ में आता है तो कहीं ना कहीं ये बात वैनिंग को भी पता चलती है, नी हुसैन को भी पता चलती है। वो दोनों भी विंग को लेके बहुत घबरा जाते हैं। वो लोग भी तुरंत विंग से मिलने बीजिंग से संघाई के लिए निकल जाते हैं। वहीं जब वैनिंग वहाँ जा रहा था तो नी हुसैन उसे आइडिया देता है कि उसे अपने साथ मतलब आयुन को भी ले जाना चाहिए। विंग आयुन को देख के खुश होगा, इसलिए वो लोग आयुन के साथ शंघाई के लिए निकल जाते हैं। आप सारे लोग विंग के होश में आने का वेट करें। उसकी फैमिली, उसका छोटा सा रिलेटिव राइडिश, वहीं उसका लव लंजा और उसके दोस्त सब लोग अब चाह रहे हैं विंग जल्दी से होश में आए। वहीं विंग को बहुत ज़्यादा घाव भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसे अभी तक होश नहीं आया। इस चीज़ से वांगजी भी काफ़ी घबराया है, पर डॉक्टर ने बताया कि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग्स दिए हुए थे। हाँ, विंग होश में आ गया था कुछ टाइम के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जिसके कारण विंग दोबारा से बेहोश हो गया। कुछ घंटे में जब ये पूरी तरह से दवाई उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी तब उसे अच्छे से होश आ जाएगा। वहीं विंग का इंतज़ार करने वाले बाहर लोगों में जब एक छोटा सा आयुन वहाँ पहुँचता है तो कहीं ना कहीं यानली और जंजा को भी पता चलता है विंग का शंघाई आने का कारण एक छोटा सा आयुन है। वो बहुत प्यार से आयुन से मिलते हैं। इतना ही नहीं, जंजा आयुन को अपने बेबी गर्ल से भी मिलवाने ले जाता है ताकि वो बच्चा इस स्ट्रेस से थोड़ा दूर हो। उस बच्चे से मिलेगा तो उसके चेहरे पे भी खुशी आएगी। वहीं आयन भी उस प्यारी सी बेबी गर्ल से मिलके बहुत खुश हो जाता है और उसको प्यार से मिमी मिमी की कहने लगता है, जैसे उसने पहले ही विंग का काम कर दिया हो, उसने पहले ही इस बच्चे का नाम रख दिया हो, मिमी। वहीं याली और जंजा भी इस छोटे से लिटिल से आयन से मिलके बहुत खुश होते हैं। कहीं ना कहीं इस छोटे से आयन में उन्हें अपना छोटा सा आयन यानी विंग दिखता है। विंग भी इतना ही छोटा था जब वो याली और जंजा से मिला था। आज ये भी एक ऑफन है और विंग इसके मारे यहाँ आया था। ये देख के इन दोनों को इस बेबी आयन पे बहुत प्यार आता है। याली तो बड़े प्यार से उसे अपनी गोदी में लेके बैठ जाती है। याली का भी इतना ही बड़ा बेटा है जिसका नाम जिनिंग है। याली जिनिंग को सब काफ़ी टाइम से संभालती है, तो उसके लिए बच्चों को संभालना बहुत इजी रहता है। वहीं पीछे खड़े वेंजिंग और नी हुसैन यानली की मतलब विंग की फैमिली को देख के एक इस मन में सोचते हैं कि क्या कारण था विंग इन लोगों से 12 साल से दूर था, क्योंकि आया फर्स्ट टाइम ही एक तरह से नी हुसैन इन लोगों से मिल रहा है, तो उसे लग रहा है कि विंग की जिस तरीके से विंग रिएक्ट करता था, कभी इन लोगों के बारे में बात नहीं करता था, अधिकतर चीज़ें अवॉइड करता था कि ये लोग तो कोई विलन वाली टाइप फैमिली होगी। लेकिन इन लोगों से मिलके नी हुसैन को फील हो रहा है कि ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। हाँ, शायद नी हुसैन ने ज़्यादा ही इन लोगों के बारे में गलत कर लिया था, लेकिन क्या कारण था कि विंग इतने टाइम से इन लोगों से इतना दूर था। कहीं ना कहीं अब नी हुसैन भी ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। उसे लग रहा है कि कहीं कुछ तो है जो विंग सब लोगों से छुपा रहा है। अब विंग का पास्ट कहीं ना कहीं सब लोगों के दिमाग में आ रहा है। कहीं ना कहीं सब लोग अब बिल्कुल इस बात के बारे में जानने के लिए इच्छुक बैठे हैं कि क्या बात थी जो इतने टाइम तक विंग अपनी ही फैमिली से इतना दूर रहा। कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को हर कोई प्यार करता है, पसंद करता है, लेकिन अगर कोई इंसान बिना किसी को बताए अचानक से इतने टाइम के लिए कि अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं अकेले रहने लगे तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आना तय है, या ये कह दीजिए अब लान कुरैन का सच सबके सामने आना तय है। वहीं दूसरी तरफ वांग भी धीरे धीरे होश में आता है, तो उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि उस रूम में वो अकेला है, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय किसी को भी एक तरीके से उसके पास बैठने के लिए अलाउ नहीं किया था, तो वहाँ पे कोई था ही नहीं। लेकिन जैसे ही विंग को होश आता है और हल्का बहुत वो हिलता है, तो उसके जो डॉक्टर और नर्स उसे चेक करने आए थे
वो वहाँ पे एकदम से बोलते ना अलर्ट हो जाते हैं और उसे चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। तुरंत ये चीज़ उसकी फैमिली जो बहुत देर से बाहर उसका वेट कर रही है उसे बताया जाता है। विंग अब देखते हैं धीरे धीरे करके उसका डोर खुल के सब लोग एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले यानली और जंचा एंट्री करते हैं। गोदी यानली की गोद में वो छोटा सी क्यूट सी बेबी है जो जंचा की है। वहीं उसके पीछे पीछे वैनिंग और मतलब नी हुसैन है, और नी हुसैन वैनिंग के पीछे पीछे लांशी चैन और उसके अंकल यानी जैन फैमिया हैं। वी की नजरें जैसे इन सब लोगों को देख के यहाँ खुश तो है, लेकिन अपनी लंजा को ढूंढ रही है। वो जैसे सबसे पहले अपने लंजा को ही देखना चाहता है। विंग की ये विश तब आके एंड होती है जब वांगजी रूम में एंट्री कर लेता है। अपने हाथ में लिटिल रेडिश यानी विंग के आयरन का हाथ पकड़ के वांगजी और विंग विंग के लिए वांगजी और मतलब हमारा प्यारा लिटिल रेडिश उसके साथ है। ये चीज़ विंग के लिए बहुत बड़ी बात थी। विंग की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं, जैसे कि वो सपना देख रहे हैं। उसका लंजा और उसका प्यारा सा लिटिल आयरन एक दूसरे के साथ हैं और वो दोनों उसके पास बिल्कुल पास आ रहे हैं। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो गाइस आपको क्या लगता है कल क्या होगा? क्यों वांगजी सबसे लेट आया? क्या वांगजी विंग से नाराज तो नहीं है? आपको क्या लगता है विंग से वांगजी को नाराज होना चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। अब बहुत ज़्यादा रोमांटिक पार्ट ही दिखेंगे, क्योंकि जो मेरी अधिकतर स्टोरीज में लोगों को कम दिखता है, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं थोड़ा सा फैमिली टाइम, फैमिली ई और वो सब भी दिखाना चाहती हूँ, तो वो आगे के पार्ट में आपको ज़रूर दिखेगा। आई होप आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लगे। थैंक यू।